एंगल थीटा है। अच्छा जी, दिस फोर्स काजेज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, बाय हिज फोर्स, इसने जो फोर्स अप्लाई की, ठीक है। द शेल्फ इज़ नॉट मूविंग सो नो वर्क इज़ डन, ये शेल्फ के ऊपर आप दो फोर्सेस लगाइए, अगर आपने इसको किसी स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है तो वर्क डन है ज़ीरो। वर्क डन, हेयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नो वर्क डन, इस एग्जाम्पल में कोई वर्क डन नहीं है। देखिए आप एक ब्लॉक को उठा के चल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपने जैसे ये मेरे पास है पॉइंटर, तो मैंने इसको ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंटर और ये पॉइंटर दोनों को मैंने ऐसे उठाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इनको कैसे फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, और मैं ये ऐसे फोर्स लेके मैं इसको ऐसे चल रहा हूँ आगे की डायरेक्शन में। तो चलना यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस डायरेक्शन में मोशन है और इसको उठाया हुआ इस डायरेक्शन में, सो एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। जैसे आपकी बुक में भी एक बाल्टी बनी हुई है और वो पर्सन उठा के लेके जा रहा है, लेकिन वर्क डन ज़ीरो है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसको वर्क फोर्स भी लगाना पड़ रही है, तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल भी चेक कर लिया करें, तो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना काफ़ी नहीं है। ऑल्दो द मैन मूव बट हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर, ठीक हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं कि किस एंगल पे क्या वर्क डन होगा। अगर एंगल थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन होगा मैक्सिमम, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन इज 0 मिनिमम, ठीक है। और अगर एंगल 180 डिग्री है तो वर्क डन अगेन मैक्सिमम होगा। नेगेटिव साइन ये शो नहीं करता कि मसलन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जैसे उनसे पूछ लिया जाए कि 0 है, 3 है, -5 है, तो सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, तो आप कहेंगे 3। लेकिन फिजिक्स में यानी वर्क डन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वर्क डन है 0, दूसरा वर्क डन है 3, तीसरा वर्क डन है -5, तो कौन सा बड़ा आंसर है? आंसर इज 3, यानी मैक्सिमम वर्क डन तीसरे केस में होगा। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एंगल इज 180 डिग्री, यह नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड को शो नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हों तो आपने साइन को छोड़ के देखना है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी वही मैग्नीट्यूड बड़ी होगी, ठीक है ना, वही वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इनकी एग्जांपल देखिए, ये सबसे पहली एग्जांपल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये दूसरी एग्जांपल है वर्क डन इज 90 डिग्री। आप देख रहे हैं इसमें कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स, ये फोर्स उसके वेट के अगेंस्ट लग रही है, ठीक है। तो एंगल इज 90 डिग्री और वर्क डन सॉरी एंगल 180 डिग्री कब होता है ये देखिए ज़रा। जी जनाब, बहुत तेरी खैर, कभी आपने इसको नोटिस किया है कि ये वर्क डन ज़्यादा है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये नेगेटिव वर्क डन है, तो नेगेटिव को मिनिमम बोल देंगे, तो क्या ये मिनिमम है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसको अच्छा खासा वर्क डन कर रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जनाब वर्क डन है, फोर्स किधर को लग रही है, ग्रेविटी की डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो एंगल इज 180 डिग्री, ठीक हो गया बेटा। अब कुछ कंडीशंस को याद रखना है आपने, ये कोई मुश्किल बातें नहीं हैं। अगर आप कभी पुट करके देखिए cos 60 तो आपको पता है 1/2 होता है, लेकिन अगर cos 120 लिखेंगे तो -1/2। तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है ना, तो cos की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो वर्क डन में आपको पता है cos थीटा आता है, ठीक है। तो अगर तो थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। आपने देखा कि cos 60 है, cos 45 पुट करके देख लो, cos 0 से लेकर 90 से कम तक जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और वर्क डन 0 है यानी मिनिमम है कि कब, जब 90 डिग्री एंगल होगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन इज नेगेटिव। नो वर्क विल बी डन इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब मोशन में होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मोशन, लेकिन इसमें v यूनिफॉर्म होती है
और v यूनिफॉर्म का मतलब है एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है फोर्स 0। ओके हो गया ना। तो अगर एक बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मसलन इसकी एग्जांपल क्या है, पैराट्रूपर, एक पैराचूटिस्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वर्क डन क्या है जनाब, 0, क्योंकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा या डायनामिक इक्विलिब्रियम में या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो वर्क डन 0 होगा। ये एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 0 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जनाब अगर थीटा हो 270 डिग्री तो वर्क डन क्या होगा, इसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। अगर एंगल हो 270 डिग्री, मैं अभी बता देता हूँ बेटा, पॉसिबल नहीं है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 270 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। दो क्वांटिटीज के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, 180 डिग्री। अब कोई मुझे ये कहे कि सर ये फोर्स है अगर और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये देखें 270, तो एंगल हमेशा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान स्मॉलेस्ट लिया जाता है। तो याद रखिए मैक्सिमम एंगल दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक हो गया। और एमडी स्टूडेंट्स के क्या हालात है अबाउट वर्क डन, जब आपसे पूछा जाए हाउस वर्क गोइंग, ठीक है, आप बताते तो यही हैं इट्स ग्रेट कि सर बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन अंदर से क्या हालत होती है आप बेहतर जानते हैं। परेशान नहीं हो ना, अभी इब्तदा है, ठीक है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, और आगे आगे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरीन होता जाएगा। आपकी सिचुएशन अभी जिस तरह की है, अगर आप कमिटमेंट से पढ़ते रहेंगे, बेहतरीन तैयारी करके टेस्ट देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक हो गया। तो हाउस वर्क गोइंग, मेरा भी आपसे ये सवाल है, खुश होकर बताइएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट जनाब, यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क के यूनिट्स क्या हैं? वर्क का जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो है जॉल। और एक जॉल कितना होता है? एक जॉल होता है न्यूटन मीटर। यानी अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स लगाए और बॉडी कितना डिस्प्लेस करे, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करे, 1, तो जो वर्क डन होगा वो होगा 1 जॉल। ठीक हो गया। सीजे सिस्टम में हम यूनिट 1 में बात कर चुके हैं अर्ग, और 1 जॉल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट आवर। बेटा याद रखिए ये एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये किलोवाट आवर जो है शायद पावर का यूनिट है, नहीं, ये देखिए वाट पावर का है और आर किसका है, टाइम का। तो पावर इनटू टाइम हमेशा याद रखिए वर्क डन होता है। ठीक है। सो किलोवाट आवर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। आपको पता है कि आपको बिजली का बिल तो आता ही होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो उसमें होते हैं यूनिट्स के 100 यूनिट आपने कंज्यूम किए। ठीक है। तो याद रखिए 1 यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल। और 1 किलोवाट आवर का फार्मूला होता है पावर इन वाट टाइम इन आवर्स ओवर 1000। ठीक हो गया। तो किलोवाट आवर कभी भी फाइंड आउट करने हो तो पावर को आपने किस में लेना, वाट में, और टाइम को लेना आवर में, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर। यानी अगर आप यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स होते हैं ना, 1 यूनिट का मतलब पता क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है कि आपके पास कोई डिवाइस है, वो डिवाइस अगर है 1000 वाट की, एक ऐसी डिवाइस जैसे आयरन है 1000 वाट की डिवाइस है, तो उसको आपने मुसलसल 1 आवर यूज़ किया, यानी 1 घंटा पूरा आप आयरन यूज़ करते हैं, इस्त्री, कपड़े इस्त्री करते हैं, तो आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए? 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, समटाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। और प्रॉब्लम्स में, यानी हीट की प्रॉब्लम्स में, आप केमिस्ट्री में भी ये यूज़ करते हैं कैलोरी। तो कैलोरी एक बड़ा यूनिट है। ठीक है। 1 कैलोरी इज़ 4.186 जॉल। सो रिमेंबर दिस रिलेशन। ठीक है। आप में से बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स ने बड़े बेहतरीन नोट्स बनाए थे, और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे यूनिट 1 में दिखाए भी थे। उसके बाद पता नहीं उनका वो स्टेमिना रहा है या नहीं, तो आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि जब दोबारा आप इनके इस यूनिट के टेस्ट देंगे तो आपने
इन लेक्चर्स को जो आपने अपने हाथ से नोट किए होते हैं उनको पढ़ना है।